हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EEC 10 नेशनल इनकम अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। हाउ डू यू मेजर एनवायरमेंटली करेक्टेड GDP? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब समझना है, यानी कि नेशनल इनकम अकाउंट्स में एनवायरनमेंट के कॉस्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू को इंक्लूड करना। फिर हमें बताना है कि एनवायरमेंटली करेक्टेड GDP या ग्रीन GDP क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने नेशनल इनकम अकाउंट्स में एनवायरनमेंट के लॉसेस और रिसोर्सेज की वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं। नॉर्मल GDP सिर्फ मार्केट बेस्ड एक्टिविटीज को काउंट करता है, लेकिन एनवायरनमेंट के डिप्लीशन और पॉल्यूशन का खर्चा इग्नोर करता है। ग्रीन GDP या एनवायरमेंटली एडजस्टेड NDP इसे करेक्ट करता है ताकि हमें रियल सस्टेनेबल इनकम का पता चल सके। 1992 के अर्थ समिट के बाद इस कॉन्सेप्ट पर बहुत फोकस हुआ क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर देश का गोल बन गया। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब है कि इकोनॉमिक अकाउंट्स में नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट के कॉस्ट्स को ऐड करना। ये बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। UN स्टैटिस्टिकल डिवीजन ने SEEA सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग बनाया ताकि सब कंट्रीज एक कॉमन सिस्टम फॉलो करें। की फीचर्स। फिजिकल डेटा जैसे फॉरेस्ट कवर, वाटर लेवल्स और मॉनेटरी वैल्यू, रिसोर्स लॉस का पैसा, दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। पॉलिसी मेकर्स को इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। 2. लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल GDP। नॉर्मल GDP सिर्फ मार्केट ट्रांजैक्शंस को गिनता है, नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को इग्नोर करता है, एनवायरमेंटल डैमेज का कॉस्ट माइनस नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर हम 1 मिलियन टन कोल निकलते हैं तो GDP बढ़ जाता है, लेकिन कोल रिजर्व के परमानेंट लॉस को GDP इग्नोर करता है। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इस लॉस को सब्ट्रैक्ट करता है। 3. मेजरिंग एनवायरमेंटली करेक्टेड GDP स्टेप्स। A. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP से स्टार्ट करना। NDP इक्वल GDP माइनस डिप्रिशिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। B. रिसोर्स डिप्लीशन का कॉस्ट माइनस करना, जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, फिशरीज के लॉस का पैसा। C. एनवायरमेंटल डैमेज का कॉस्ट माइनस करना, पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, हेल्थ डैमेज, बायोडाइवर्सिटी लॉस का खर्चा। फॉर्मूला। एनवायरमेंटली करेक्टेड GDP EDP equal NDP minus depletion costs minus degradation costs. Example, hypothetical, GDP equal 100 lakh crore. Depreciation equal 10 lakh crore. Resource depletion equal 5 lakh crore. Environmental degradation equal 3 lakh crore. EDP equal 100 minus 10 minus 5 minus 3 equal 82 lakh crore. 4. Significance of environmentally corrected GDP. Real sustainable income का पिक्चर देता है, पॉलिसी बनाने में मदद करता है, इंडस्ट्रीज को ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का मोटिवेशन देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल कंपैरिजन पॉसिबल होता है। कंक्लूजन। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करने का एक साइंटिफिक टूल है। ग्रीन GDP हमें बताता है कि हमारी इनकम सस्टेनेबल है या नहीं। आज के टाइम में जब क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन ग्लोबल इश्यूज बन गए हैं, तो इस तरह के मेजर्स बहुत जरूरी हो गए हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Why do we distinguish between national wealth and national capital? Point out the significance of national capital for an economy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नेशनल वेल्थ और नेशनल कैपिटल का मतलब समझाना है, इनका फर्क बताना है और फिर ये एक्सप्लेन करना है कि नेशनल कैपिटल का इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब, दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद बताना है कि कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनल वेल्थ और नेशनल कैपिटल इकोनॉमी के 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो एक देश के रिसोर्सेस और इकोनॉमिक कैपेसिटी को दिखाते हैं।
नेशनल वेल्थ का मतलब है कि एक देश के पास जितने भी टैंजेबल और इंटैंजेबल एसेट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू। नेशनल कैपिटल का मतलब है वो हिस्सा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में उस होता है इनकम बनाने के लिए। इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वेल्थ प्रोडक्टिव काम में नहीं आती। ये समझना इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. नेशनल वेल्थ का मतलब। डेफिनेशन। नेशनल वेल्थ में एक देश के सभी असेट्स आते हैं, फिजिकल, नेचुरल या फाइनेंशियल, चाहे वो प्रोडक्शन में उस हो या ना हो। कंपोनेंट्स। लैंड, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेन एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पर्सनल पोजेशन सब इंक्लूड होते हैं। नेचर। इसमें प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे फैक्ट्री और नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे लग्जरी गुड्स दोनों होते हैं। एग्जाम्पल, सिटीजन्स के पास राखा गोल्ड रिजर्व या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नेशनल वेल्थ का पार्ट है, पर ये डायरेक्टली इनकम नहीं बनाते। 2. नेशनल कैपिटल का मतलब। डेफिनेशन। नेशनल कैपिटल नेशनल वेल्थ का वो पार्ट है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्टिवली यूज होता है गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए। कंपोनेंट्स। मशीनरी, टूल्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और इंडस्ट्रीज का वर्किंग कैपिटल। नेचर। यह वेल्थ का सबसेट है जो स्पेसिफिकली प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है। एग्जाम्पल, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का मशीन कैपिटल है, लेकिन म्यूजियम का पेंटिंग वेल्थ है, कैपिटल नहीं। 3. नेशनल कैपिटल का इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस। ए. प्रोडक्शन का बेस। कैपिटल गुड्स के बिना लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता। बी. रोजगार का सोर्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज में जॉब्स बनते हैं। सी. ग्रोथ ड्राइवर। ज्यादा कैपिटल स्टॉक से आउटपुट, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और कंपेटिटिवनेस बढ़ता है। डी. लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करता है। ज्यादा कैपिटल का मतलब है ज्यादा गुड्स और सर्विसेज सस्ते रेट पर। ए. इनोवेशन को प्रमोट करता है। मॉडर्न कैपिटल से नए टेक्नोलॉजीज का उस होता है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। केस एग्जाम्पल, इंडिया में हाईवेज, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रेड इजी होता है, कॉस्ट कम होती है और जीडीपी बढ़ता है। कंक्लूजन। नेशनल वेल्थ और नेशनल कैपिटल दोनों कनेक्टेड होते हुए भी अलग कॉन्सेप्ट्स है। वेल्थ सभी एसेट्स को दिखाता है, जबकि कैपिटल सिर्फ प्रोडक्टिव एसेट्स को। कैपिटल डायरेक्टली एक इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी और ग्रोथ डिसाइड करता है। पॉलिसी मेकर्स के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss the main issues regarding treatment of government activities in national income accounting. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को नेशनल इनकम अकाउंट्स में इंक्लूड करने में कौन से प्रॉब्लम्स आती है। हमें वैल्यूएशन इश्यूज, नॉन मार्केट सर्विसेज, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट्स, डिफेंस और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। फोकस यह है कि ये मेजरमेंट क्यों डिफिकल्ट है और इकोनॉमिस्ट्स इसे कैसे हैंडल करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक देश की टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पब्लिक सर्विसेज देना और वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाना। लेकिन इनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें से काफी सर्विसेज फ्री या नॉमिनल रेट पर दी जाती है। सवाल यह है कि कौन से एक्टिविटीज को इंक्लूड करें, उनकी वैल्यू कैसे निकालें और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ट्रांसफर पेमेंट से कैसे अलग करें। ये समझना जीडीपी को सही तरह मेजर करने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. नॉन मार्केट सर्विसेज का वैल्यूएशन। गवर्नमेंट डिफेंस, पुलिस, गवर्नमेंट स्कूल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स जैसे सर्विसेज फ्री या सब्सिडाइज्ड रेट पर देती है। इन सर्विसेज का कोई मार्केट प्राइस नहीं होता, इसलिए इन्हें मोस्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वैल्यू किया जाता है, जैसे सैलरीज, रॉ मटेरियल्स का खर्चा। प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन से एक्चुअल यूटिलिटी या सर्विस की एफिशिएंसी का पता नहीं चलता। 2. ट्रांसफर पेमेंट्स का ट्रीटमेंट। पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स जैसे पेमेंट्स गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये कोई न्यू प्रोडक्शन नहीं क्रिएट करते। इसलिए जीडीपी में इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिर्फ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। चैलेंज ये होता है कि गवर्नमेंट के प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव खर्चे को क्लियरली अलग कैसे किया जाए।
3. डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। डिफेंस पे खर्चा नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। इकोनॉमिस्ट्स के बीच ये डिबेट होती है कि डिफेंस को कंजम्पशन माना जाए या इंटरमीडिएट सर्विस। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज गवर्नेंस के लिए जरूरी है, लेकिन उनकी आउटपुट का एक्यूरेट वैल्यूएशन मुश्किल होता है। 4. पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे न्यू रोड बनाना, और करंट एक्सपेंस, जैसे रोड रिपेयर, को क्लियरली सेपरेट करना होता है। गलत क्लासिफिकेशन से जीडीपी का एस्टिमेट गलत हो सकता है। 5. सब्सिडीज और प्राइस डिस्टॉर्शंस। सब्सिडीज से प्रोडक्ट्स का प्राइस कम हो जाता है, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न को अफेक्ट करता है। जीडीपी अकाउंटिंग में सब्सिडीज को प्रोडक्ट प्राइसेस से माइनस किया जाता है ताकि जीडीपी ओवर एस्टिमेट ना हो। कॉम्प्लेक्स सब्सिडी सिस्टम्स में करेक्ट रिकॉर्डिंग और टाइमिंग मेंटेन करना चैलेंजिंग होता है। कंक्लूजन, गवर्नमेंट एक्टिविटीज को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सही तरह ट्रीट करना काफी चैलेंजिंग होता है, चाहे बात हो नॉन मार्केट सर्विसेज के वैल्यूएशन की या प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के डिफरेंस की। इन इश्यूज का जीडीपी कैलकुलेशन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इसलिए केयरफुल अकाउंटिंग और इकोनॉमिक जजमेंट दोनों का उस जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Distinguish between any three pairs. A. National capital and national income. B. Balance of payments and balance of trade. C. Factor payments and transfer payments. D. Physical and financial capital. A. GDP at market prices and GDP at factor cost. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 5 पेयर्स में से कोई 3 चूज करके उनका फर्क बताना है। हर पेयर के लिए दोनों टर्म्स का मीनिंग, उनके मेन डिफरेंसेस, और अगर हो सके तो एग्जाम्पल देना चाहिए। मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसे लगते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है। यह डिफरेंसेस समझना बहुत जरूरी है। यह पेयर्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड और मैक्रो इकोनॉमिक मेजरमेंट से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ ए. नेशनल कैपिटल वर्सेस नेशनल इनकम, बी. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ए. जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस वर्सेस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट चूज करके समझाऊंगा। मेन बॉडी। 1. नेशनल कैपिटल वर्सेस नेशनल इनकम। नेशनल कैपिटल, देश के पास मौजूद फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स का स्टॉक जो प्रोडक्शन में उस होता है। एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज, मशीन्स, रोड्स, इन्वेस्टमेंट्स। नेशनल इनकम, एक साल में देश के अंदर प्रोड्यूस हुए गुड्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू, मनी टर्म्स में। एग्जाम्पल, इंडिया का जीडीपी 2023-24। फाक, नेचर, कैपिटल स्टॉक होता है, इनकम फ्लो होती है। टाइम, कैपिटल एक फिक्स्ड डेट पे मेजर होता है, इनकम एक साल के पीरियड के लिए होती है। रोल, कैपिटल से इनकम बनती है, इनकम कैपिटल और रिसोर्सेज यूज करके मिलती है। 2. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वीएस बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP, एक देश और बाकी दुनिया के बीच होने वाले सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। इसमें गुड्स, सर्विसेज, इनकम फ्लोज, ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट्स सब आते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस। सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स इसमें नहीं होते। फाक, स्कोप, BOP ज्यादा ब्रॉड है, बोथ सिर्फ गुड्स ट्रेड का रिकॉर्ड है। कंपोनेंट्स, BOP में करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों होते हैं, BOT करंट अकाउंट का एक पार्ट है। एग्जाम्पल, इंडिया का BOT डेफिसिट हो सकता है लेकिन BOP बैलेंस्ड हो सकता है अगर कैपिटल इनफ्लोज अच्छे हो। 3. GDP एट मार्केट प्राइसेस वर्सेस GDP एट फैक्टर कॉस्ट। GDP एट मार्केट प्राइसेस, देश में प्रोड्यूस हुए गुड्स, सर्विसेज का टोटल वैल्यू मार्केट प्राइसेस पर, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं और सब्सिडीज माइनस होती है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP को प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिस पर मेजर करते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं और सब्सिडीज ऐड करते हैं। फॉर्मूला, GDP-FC equal GDP-MP minus indirect taxes plus subsidies. FAQ, basis, market prices consumer point of view है, factor cost producer point of view है। Purpose,
मार्केट प्राइसेस एक्सपेंडिचर मेजर के लिए यूजफुल है। फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूसर्स इनकम दिखाता है। एग्जाम्पल, अगर जीडीपी एट एमपी 200 लाख करोड़ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 20 लाख करोड़ और सब्सिडीज 5 लाख करोड़, तो जीडीपी एट एफसी इक्वल 185 लाख करोड़ होगा। कंक्लूजन, यह 3 पेयर्स नेशनल कैपिटल वर्सेस नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वीएस बैलेंस ऑफ ट्रेड और जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस वर्सेस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बताते हैं कि स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट्स, ब्रॉड नैरो मेजर्स और कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव का समझना कितना जरूरी है। इन डिफरेंसेस को क्लियर समझने से इकोनॉमिक डाटा को सही तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।